चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, मैंने अभी बोलना स्टार्ट किया है। जब आपकी आपको अब आवाज़ आ रही होगी, अगर आवाज़ आ रही है तो कमेंट कर दें, अगर नहीं आ रही तो मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो इसमें ये है कि आज का जो हमारा सेशन होगा वो इस बेस पे होगा कि एक अच्छा जो एक रेलिवेंट ऐसे है वो कैसे लिखा जा सकता है पेपर से। एक ऐसा ऐसे जो कि आपको पासिंग मार्क्स दे, एक ऐसा ऐसे जिसकी बेस पे आपको, अगर कंटेंट आपके पास शॉर्ट ही है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसकी एक ऐसी आउटलाइन और एक ऐसा उसको कंप्लीट पैकेज बनाया जाए ताकि आपका एग्जामिनर जो है वो आपको पास कर दे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा मसला जो CSS या PMS में होता है वो यही है कि आप लोगों का ऐसे जो है वो हमारा ऐसे पास नहीं होता। और ऐसे के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है ये चार चीज़ें हैं। एक अच्छी आउटलाइन होनी चाहिए, एक अच्छा इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ्स और कंक्लूजन। इन चारों चीज़ों में से अगर कहीं भी आपकी कमी होगी तो वो आपका ऐसे जो है वो पास नहीं करेगा। अब ये वाली आउटलाइन आई होप कि आप सबको शेयर हो रही होगी। और यहाँ पर ना शेयर हो तो आपने आवाज़ का प्रॉब्लम हो या कोई भी हो तो आप बता सकते हैं। तो अब इसमें ये था कि ये देखें, ये मेरी एक आउटलाइन है जो मैंने आपको आपके सामने शो की है, जो कि मैंने 2025 के एग्ज़ाम में बनाई थी। अब आपकी आउटलाइन जो है ना वही डिसाइड करती है कि आपका ऐसे जो है वो पास होगा या फेल। ठीक है। अब आउटलाइन कैसे, ऐसी एक अच्छी आउटलाइन बनाई जाए जो कि एग्जामिनर को अट्रैक्ट करे और आप जो है उसको इजीली जो है वो पास कर सकें। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो इसमें कुछ बुनियादी चीज़ें हैं कि जो आपकी आउटलाइन होनी चाहिए वो रेलेवेंट होनी चाहिए। वो उसमें ये हो कि वो इरेलीवेंट आइडियाज उसमें नहीं होने चाहिए। इसके अलावा उसमें जो है वो प्रॉपर कंटेंट अच्छा होना चाहिए, नॉलेजेबल चीज़ें होनी चाहिए, इरेलीवेंस नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, एक्सपोजिशन अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें एक आउटलाइन में होती हैं तो आप जो है उसको एक अच्छी आउटलाइन का स्प्रेड करते हैं और एग्जामिनर जो है वो आउटलाइन देख ही डिसाइड करता है कि आपको उसने पास करना है या नहीं। देखें, अगर आप किसी शख्स के साथ आपका पहला इंटरेक्शन होता है तो उसकी जो स्टार्ट वाला एक कुछ बातें होती हैं उनसे आपको आइडिया हो जाता है कि ये किस, इसकी थिंकिंग कैसी है, ये किस टाइप का एक इंसान है, ये इसकी सोच क्या है। तो आपकी पहली आउटलाइन से ही एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि ये जो स्टूडेंट है इसकी, कैंडिडेट की थिंकिंग कैसी है और इसको ये कैसी चीज़ों को देखता है। तो आपने आउटलाइन ऐसी बनानी है कि जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जो कि फुल विद स्टफ हो, ताकि उस आउटलाइन को देख के ही वो जो है वो आपको आपका आगे जो ऐसे है वो पढ़े। बिल्कुल, ये जो बिगनर्स के लिए है और बिगनर्स के लिए ही इसको डिसाइड किया, बनाया गया इस कोर्स को, इस सेशन को। अच्छा जी, तो मैं कह रहा था कि इसमें जो आप जिस चीज़ को आप देखेंगे वो ये है कि आउटलाइन आपकी ऐसी हो जो कि रेलेवेंट हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और कोहेरेंट हो। ठीक है। अब इस आउटलाइन को अगर हम देखें कि ये एक टॉपिक आया था CSS 2025 में, तो इसमें यह था कि फ्रेलिटी इज नो मोर नेम ऑफ अ मैन। तो अगर आप देखें कि फ्रेलिटी इज नो मोर नेम ऑफ वुमेन, तो ये बड़ा ही थोड़ा सा लिटरेरी काइंड का टॉपिक लगता है। बट इसको हमने कैसे आसान बना दिया। इस ऐसे को मैंने बिल्कुल कहीं से प्रिपेयर नहीं किया हुआ था। ये ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मेरी कोई इसके ऊपर बड़ी अच्छी प्रिपरेशन हो या मैंने रट्टा लगाया हुआ, बल्कि इसको वहाँ पे बैठ के मैंने बनाया था। बिकॉज जो थीम था जेंडर का वो मैंने तैयार किया हुआ था, और जब आप थीम वाइज तैयारी करते हैं तो अगर वहाँ पे किसी भी टाइप का कोई ऐसे आता है तो आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। अब जेंडर थीम प्रिपेयर होने की वजह से मुझे उसका ये फ़ायदा हुआ कि मैंने जो है उसको जैसे भी वो ऐसे आया मैंने उसको ब्रेनस्टॉर्म करके लिख लिया। अच्छा, अब अगर आप बात करें कि वो टॉपिक बता रहा है कि फ्रेलिटी इज नो मोर नेम ऑफ वुमेन, हमेशा ऐसे वो आता था कि जेंडर इक्वालिटी, तो हमेशा जो ऐसे था वो इस टॉपिक पे आता था कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, यानी कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो मिथ है। बट इस दफा उसने ऐसे क्या दिया कि उसने उसके ऑपोजिट दे दिया। अब मैंने जो ऐसे तैयार किया था वो ये था कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। ठीक है। अब जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, उसको बिल्कुल जेंडर इनइक्वालिटी इज अ मिथ एज अ काइंड ऑफ उसने पूछ लिया। अब इसको अगर हम टॉपिक को डिकोड करें तो आप देखेंगे कि फ्रेलिटी इज नो मोर द नेम ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन को जो कि फ्रेल क्रिएचर कहा जाता था वो अब
इस दौर की बात नहीं रही, वो पुरानी बात हो गई है। अब देखें कि ये डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये देखें कि सबसे पहले आपने टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर आप टॉपिक को ही अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर आपके लिए उसको लिखना उस पर 2000 या 25 मिनट वर्ड्स का ऐसे जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो अब फ्रेलिटी इज नो मोर नेम ऑफ वुमेन का मतलब है कि हमने सबसे पहले तो इसको, हमें फ्रेलिटी का मतलब पता होना चाहिए। फ्रेलिटी इज नो मोर द नेम ऑफ वुमेन, जब मैंने इसको कंप्रीहेंड कर लिया तो अब मुझे पता था कि अब मैंने इसको आगे लेके चलना है। किसी भी आउटलाइन को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो रेलेवेंट चीज होती है वो ये होती है कि आपने उसको डिफरेंट फैक्टर्स पे लेके जाना है, यानी कि सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इन चीज़ों पे जब भी ये 4 मेन फैक्टर्स पे आप कोई भी ऐसे अटेम्प्ट करते हैं तो उस ऐसे के पास होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। जैसे कि अब फ्रेलिटी इज नो मोर नेम ऑफ वुमेन है, तो मैंने उसको देखा कि कैसे सोशल स्फीयर में फ्रेलिटी जो है वो नेम ऑफ वुमेन नहीं है, या पॉलिटिकल स्फीयर में कैसे नहीं है। फ्रेलिटी का मतलब है कि जो एक वुमेन को एक समझ आता था कि वो लिमिटेड एंड टू हाउस होल्ड, या वो फ्रेल क्रिएचर है, नाजुक मखलूक है, तो वो अब बात नहीं रही। वो वुमेन वुमेन इक्वल टू मैन जाके काम कर सकती हैं। अब एक आउटलाइन में जो बुनियादी चीजें होती हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने उसमें एक इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी होती है और एक थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है। थीसिस स्टेटमेंट जो होती है तो समरी होती है। अच्छा, एक डियर स्टूडेंट, ये जो जिसका मैसेज आया कि हमें ग्रामर, तो पहले आपको ऐसे का स्ट्रक्चर तो पता हो ना दानिश। अगर आपको ऐसे का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो ग्रामर ठीक कर भी ले तो उसका क्या फायदा है। पहले आप ऐसे का स्ट्रक्चर समझें कि ऐसे लिखा कैसे जाता है, आउटलाइन बनाई कैसे जाती है। जब आपको बनाने का पता होगा ना तो फिर जो आपने उसके अंदर लिखना है फिर उस पर काम करें। अगर आप पहले उस पर काम स्टेप वाइज चलें, अगर पहले उस पर काम करने लगेंगे जिसकी चीज़ का आपको आइडिया ही नहीं है तो फिर आपके लिए चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाएंगी। पहले आप का माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपने लिखना चाहते क्या है, कैसे लिखना है, और फिर उस पर काम करना है कि जो चीज़ अंदर लिखनी है। तो सबसे पहले आउटलाइन का स्ट्रक्चर आज हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद इसमें एक हम थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। थीसिस स्टेटमेंट आपका पूरा जो होता है ऐसे उसकी समरी होती है विद इन 2 to 3 सेंटेंसेस। अच्छा, उसके बाद आपने कोई इररिलेवेंट चीजें नहीं लिखनी, इधर उधर की कोई भी चीज उसमें नहीं लिखनी, आपने रेलेवेंट चीजें लिखनी है, डायरेक्टली टॉपिक को हिट करना है। अगर आप और चीजें लिखने लग जाएंगे जो रेलेवेंट नहीं है तो फिर क्या होता है कि बाद में इश्यूज होते हैं, यानी कि वो एग्जामिनर उसको देखते क्या जाता है कि ये रेलेवेंट चला गया तो यहाँ पे गलती की तो गुंजाइश आएगी। अब मैंने इसमें क्या किया कि फ्रेलिटी इज नो मोर नेम ऑफ वुमेन की इसकी इस टॉपिक को मैंने कम्प्लीमेंट करके एक थीसिस स्टेटमेंट बनाई। अब थीसिस स्टेटमेंट हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या, अब इस बेस पे आप देखेंगे क्या जो मैंने टॉपिक की कम्प्रीहेंशन की वो ठीक की या नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि इस टॉपिक को मेरी कम्प्रीहेंशन जो थी वो ठीक थी या नहीं। तो मैंने कहा कि वुमेन हैव आउटशाइन मैन इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, प्रूविंग दैट फ्रेलिटी इज नो मोर नेम ऑफ वुमेन। तो उस बात को मैंने अपने एक सेंटेंस में ही प्रूव कर दिया, और ये सारी स्टेटमेंट मैंने वहीं बैठ के बनाई थी अपना ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज करके। यानी कि फ्रेलिटी इज नो मोर नेम ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन जो है, वुमेन हैव आउटशाइन मैन इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। और इस चीज ने प्रूव कर दिया कि फ्रेलिटी इज नो मोर नेम ऑफ वुमेन। अब मैं नीचे अपनी इस चीज को, ये जो बात मैंने पहले सेंटेंस में की है ना, अब नीचे मैं इसको प्रूव करूंगा। अगर मैं प्रूव कर लेता हूँ तो वो मुझे पास कर देगा, अगर मैं प्रूव नहीं कर सकता तो मुझे एग्जामिनर फेल कर देगा। अब इस टास्क करने के बाद मैंने थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करने के लिए कहा, रियलिटी बेस्ड बात भी की कि हाउ एवर देयर आर सर्टन चैलेंजेस टू वुमेन व्हिच कैन बी एड्रेस्ड विद प्रोएक्टिव मेजर्स। तो मैंने कह दिया कि ये तो बाकी बात ठीक है कि वुमेन जो हैं वो, उन्होंने, हम जो मर्द हैं उनको आउटशाइन कर दिया ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में, और उन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया कि फ्रेलिटी अब जो है वो वुमेन का नेम नहीं है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। तो आप देखें कि 2 सेंटेंसेस में ही मेरे पूरा जो ऐसे है उसका मैंने क्रक्स दे दिया है। अब उसको समझ लगी है कि ये इस ऐसे में बात क्या होगी। अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के देखें तो आप समझ लेंगे कि इस ऐसे में आगे बात होने वाली है कि एक तो वुमेन जो है उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है हर जगह, और दूसरा आप देखेंगे कि उनको सर्टन चैलेंजेस भी हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं विद प्रोएक्टिव मेजर्स। जस्ट मैं स्टूडेंट्स को अलाउ करूँ। अच्छा जी, तो हम ये देख रहे थे कि एक जो आउटलाइन होती है उसमें इंट्रोडक्शन में एक थीसिस स्टेटमेंट आती है, फिर आपने डायरेक्टली टॉपिक को हिट करके अपने स्टांस को प्रूव करना होता है। अपने स्टांस को प्रूव करने के बाद आपने उसको प्रूव करने के बाद अगर कोई चैलेंजेस हैं तो वो बताने हैं, और फाइनली आपने रिकमेंडेशंस दे देनी होती है।
अच्छा, नेक्स्ट टाइम ये जो लोग लेट आएंगे काइंडली सुन लें, इनको एडमिट नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात कह रहे थे कि वुमेन हैव आउटशाइंड मैन, ये हमने इसकी थीसिस स्टेटमेंट बना ली। इस थीसिस स्टेटमेंट ने हमारा जो समरी है पूरी आउटलाइन पूरी ऐसे की बता दी कि जो है हमारा ऐसे जो है उसमें किस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। अब आगे बात करें तो हम देखते हैं कि एक शेक्सपियर की बहुत ज़्यादा ही फेमस कोटेशन है कि फ्रेलिटी द नेम इज वुमेन। अब उसका मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू उसमें एक पैराग्राफ का दे दिया ताकि एग्जामिनर को ये चीज़ पता लग जाए कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसकी मुझे अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। ये जो एक मैक्सिम है इसकी मुझे समझ है। अब मुझे इसका, मैंने ये इसका नॉवल या जो भी आर्टिकल है ये नहीं पढ़ा हुआ, बट ये था कि मुझे इसका बेसिक आइडिया तो था। तो उसी चीज़ को मैंने एक पैराग्राफ में लिख दिया था कि ये शेक्सपियर की कोट है, तो उसने इस चीज़ में बताया होगा कि कैसे औरतें जो हैं वो तो फ्रेल क्रिएचर्स हैं, उनको हाउस तक लिमिटेड होना चाहिए और ये वो सारा कुछ। अब उसके बाद मैंने उस चीज़ को ज़्यादा एड्रेस नहीं किया। एक पैराग्राफ में एड्रेस करने के बाद मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ गया कि मैनिफेस्टेशंस एम्बिगुअस का मतलब होता है, जो लोग नए हैं उनके लिए एम्बिगुअस का मतलब होता है कि क्लियर। ठीक है, तो अब बजाय इसके मैं क्लियर मैनिफेस्टेशन देखता, मैंने एक अच्छा वर्ड ले दिया कि जो थोड़ा सा उसको अट्रैक्ट भी करता है कि एम्बिगुअस मैनिफेस्टेशंस दैट फ्रेलिटी इज नो मोर द नेम ऑफ वुमेन। अब मैं अपने नीचे सारे वाले पॉइंट्स में अपने टॉपिक को प्रूव करने जा रहा हूँ। कोई इरेलीवेंट बात नहीं की, जो टॉपिक्स जो चीजें बताई हैं उनको प्रूव करने जा रहे हैं। अब हम प्रूव करते हैं कि कैसे फ्रेलिटी जो है वो वुमेन का नेम नहीं रहा। सबसे पहले, अब चार मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे, उन पे आपने रह के किसी भी ऐसे में बात करनी है। सोशल स्फेयर, इन द पॉलिटिकल स्फेयर, इन इकोनॉमिक स्फेयर, इन टेक्नोलॉजिकल स्फेयर, इन्वायरमेंटल स्फेयर। आजकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स और रिलीजन, मार्केटिंग, बिजनेस, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। इन पे रह के आप एक ऐसे में बात कर सकते हैं। इस तरह वैरायटी भी आती है और आपके पास बात करने का ज़्यादा मौका भी मिलता है और आपका ऐसे जो है वो बोरिंग भी नहीं होता। आई थिंक आप सब लोग एडमिट हो गए हैं। अच्छा जी, बैक टू आउटलाइन। तो जो लोगों ने, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनको मैं यही बता रहा हूँ कि आउटलाइन जो है उसमें आपने अपने स्टांस को प्रूव करना होता है, थीसिस स्टेटमेंट देनी होती है, उसके बाद आपने उस पर पॉइंट लाना। अच्छा जी, अब हमने ये देख लिया कि जो हम कह रहे हैं कि फ्रेलिटी जो है वो नो मोर नेम ऑफ वुमेन है, तो उसको प्रूव कर लेते हैं इन सोशल स्फेयर। तो सोसाइटी में कैसे ये चीज़ आजकल साबित हो गई है उसको प्रूफ भी तो करना है। तो उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा कि वुमेन हैव बीन प्लेइंग देयर एक्टिव रोल इन मेंटेनिंग सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं, सिंपल सी बात की है कि वुमेन जो हैं उनका बड़ा ही एक्टिव रोल है सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी को मेंटेन करने में। तो आप देख लें कि सोसाइटी में क्या हम वुमेन का आजकल पॉजिटिव रोल नहीं है। पुराने दौर में जब वुमेन घरों में लिमिटेड होकर रहती थी, उसके बजाय आज अगर आप देखें तो वो सोशल फैब्रिक को सोसाइटी के मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैंने नीचे केस एंड पॉइंट दे दिया कि जस्टिस आयशा ए मलिक, फर्स्ट फीमेल जस्टिस ऑफ एपिक्स कोर्ट इन पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त तैनाती हुई थी जस्टिस आयशा मलिक की। तो अब वो देखें सोसाइटी में उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है जस्टिस को इंश्योर करने में। तो पाकिस्तान की टॉप कोर्ट में वो जज हैं, तो वो सोशल जो जस्टिस है उसको इंश्योर करेंगी थ्रू हर प्रोएक्टिव रोल। तो सोसाइटी में उनका रोल, वुमेन का रोल प्रूफ हो गया। मैं अब अपने पूरे पैराग्राफ में इसी टॉपिक पे बात करूंगा। तो अपने टॉपिक को मैंने प्रूफ कर लिया पहले अपने पैराग्राफ में, इरेलीवेंट नहीं किया, रेलिवेंट रहा हूँ और अपनी बात को प्रूफ किया। सेकंड, पॉलिटिकल स्फेयर पे आ जाते हैं। तो पॉलिटिकली हम देखते हैं कि वुमेन जो हैं वो अपनी वर्थ प्रूफ कर रही हैं। उन्होंने प्रूव किया है कि वो वुमेन मैन से लेस नहीं है। सॉरी, इधर मैन आना था, दे आर नॉट लेस देन मैन। ठीक है, तो पॉलिटिकली भी आप देख लें। अब देखें कि पहले वक्तों में क्या होता था कि जो सियासत है उसको सिर्फ मर्द का काम समझा जाता था। यही कहा जाता था कि सियासत जो है वो आदमी का काम नहीं है, औरतों का काम नहीं है। बट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो मुस्लिम दुनिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने प्रूव कर दिखाया। एंड शी सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर 2 टाइम्स।
तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि वुमेन को जब आप सुपीरियर रोल्स भी देंगे तो वो अपनी वर्थ प्रूव करती हैं डिफिकल्ट स्फेयर्स जैसे कि पॉलिटिक्स। इसके अलावा जितेंद्रा एर्डन जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, उनका भी जिक्र किया था कि देखें वो कैसे अपने मुल्क को रूल कर रही हैं, और न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज इन वर्ल्ड। तो पॉलिटिकली जब वुमेन होती हैं पॉलिटिक्स में तो वो पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं। तो हमने सोसाइटी में भी प्रूव कर लिया, पॉलिटिक्स में भी प्रूव कर लिया, अब हम इकोनॉमी में चलते हैं। इकोनॉमी में वुमेन का रोल तो अगर देखा जाए तो नजर तो नहीं आता हमें कहीं भी, हर तरफ मर्द ही मर्द हैं। बट अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैंने कहा कि वुमेन आर ब्रेकिंग द टैबूज दैट दे शुड बी ओनली लिमिटेड टू हाउस होल्ड वर्क एंड प्लेइंग देयर रोल इन इकोनॉमी। बिल्कुल, वुमेन आप देखते हैं कि वुमेन ने वो जो बैरियर्स थे तोड़ दिए हैं कि भाई घरों में रहो, और ब्रेड विनर के बजाय हाउस होल्ड या आप मतलब ब्रेड विनर नहीं है, ब्रेड विनर जो है वो मर्द है। हमेशा यही कहा जाता था ब्रेड अर्नर जो है वो मर्द है। तो वुमेन ने ब्रेड अर्नर का रोल प्ले किया और उन्होंने इन टैबूज को तोड़ के रख दिया। अब अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैंने एक केस स्टडी मेंशन कर दी कि मुशर्रफ भाई जो थी वो यूनिलीवर पाकिस्तान की सीईओ थी, और उन्होंने यूनिलीवर को पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज में से एक बनाया था अपने अपने जब वो एज ए सीईओ काम कर रही थी। इस पूरी एग्जाम्पल को मैंने प्रूव किया अपने इस आर्गुमेंट के साथ इन माई पैराग्राफ। तो मैंने साबित किया कि इकोनॉमी में भी जब वुमेन को लीड रोल दिया जाता है तो वो इकोनॉमी में भी जाके सर्व करती हैं और अपना पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं। तो अब अगर हम वापस चलें तो कहीं क्या हम इरेलीवेंट हुए अपने मेन टॉपिक से, जो टॉपिक था कि फ्रेलिटी इज नो मोर नेम ऑफ वुमेन। तो क्या हम उससे इरेलीवेंट गए हैं? कहीं भी नहीं रेलिवेंट गए। सोसाइटी में हमने प्रूव किया है कि वुमेन अब फ्रेल नहीं रही, पॉलिटिक्स में हमने प्रूव कर दिया कि फ्रेलिटी इज नो मोर नेम ऑफ वुमेन, इकोनॉमिक्स में हमने प्रूव कर दिया है, टेक्नोलॉजी में अब हम आगे प्रूव करते हैं। अब देखें अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वुमेन जो है वहाँ पे भी अपना रोल इफेक्टिवली प्ले कर रही हैं। अरफा करीम जो यंगेस्ट आईटी एक्सपर्ट्स थी पाकिस्तान से, तो और वर्ल्ड वाइड वो फेमस हुई अपने आईटी एक्सपर्टीज की वजह से। तो ये चीज़ साबित करती है कि टेक्नोलॉजी में भी जो होते हैं वो मर्दों से पीछे नहीं है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फील्ड है माउंटेनियरिंग। अब ये बिल्कुल नहीं कहा जाता कि ये वुमेन का काम है, बट वुमेन ने वहाँ भी मेन को आउटशाइन कर दिया है। ठीक है, इन फील्ड ऑफ वुमेन माउंटेनियरिंग वुमेन हैव मेड न्यू रिकॉर्ड एंड शो दैट दे आर नो मोर फ्रेल क्रिएचर्स। और फिर उस चीज़ को मैंने अपने पाकिस्तान की जो दो मोस्ट फेमस माउंटेनियर्स वुमेन थी उनके साबित किया कि कैसे उन्होंने जो हमारी 7 आउट ऑफ 11 टॉप माउंटेन पीक्स हैं वो क्लाइम की थी। तो बिल्कुल उन लोगों के बराबर, मर्दों के बराबर। तो ये चीज़ प्रूव करती है कि एक मुश्किल काम जो वुमेन है वो कर सकती हैं जब उनको पोटेंशियल, उनको चांसेस दिए जाएं। तो फिर स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में वुमेन की पार्टिसिपेशन बिल्कुल इक्वल है, जो कि ये साबित करती है कि वो फ्रेल नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है। इन द फील्ड ऑफ एविएशन अगर हम देखें तो वुमेन अपनी वर्थ वहाँ पे भी साबित कर रही हैं। ठीक है, चाहे वो कमर्शियल फ्लाइट्स हों या आर्म फ्लाइट्स हों, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे भी फील्ड ऑफ एविएशन में भी वुमेन पायलट्स, लेडी पायलट्स अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो मरियम मुख्तार जो फर्स्ट लेडी पायलट थी पाकिस्तान एयरफोर्स की जो शहीद हुई, तो वो एक फेमस हमारे लिए एग्जाम्पल है। तो इन सारे पॉइंट्स में मैंने साबित किया कैसे कि जो एग्जामिनर ने जो चीज़ पूछी थी उस स्टांस के साथ मैंने एग्री किया, और सारी 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स मैंने लिखे, एक पॉइंट वहाँ मैंने एक्स्ट्रा देखा। तो 8 आर्गूमेंट्स मैंने सॉलिड ऐसे दे दिए। जब आप 8 आर्गूमेंट सॉलिड देंगे विद एग्जांपल्स विद केस स्टडीज, तो एग्जामिनर आपकी चीज़, आपके स्टांस को कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा। वो कहेगा कि जो आप लिख रहे हैं वो ठीक है। एक बात बहुत गलत बताई जाती है, एग्जामिनर ऐसे में फेल करने के लिए बैठा है, वो बिल्कुल पास करने के लिए बैठा है, वो फेल करने के लिए नहीं बैठा। आपको क्या रहना है, आपको ऑर्गेनाइज रहना है, रेलेवेंट रहना है, टॉपिक की कंप्रीहेंशन सही करनी है, और नॉलेज के साथ बात करनी है। अब अगर ये चीज़ें मैं सिंपल बात कर देता कि टेक्नोलॉजी में जी वुमेन बड़ा रोल प्ले करें और ये करें, और कोई उस अपनी चीज़ को सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई भी एग्जांपल ना देता, तो कभी भी शायद वो मुझे पास ना करता। बट उन्होंने इसलिए पास किया कि हर बात जो की उसके साथ अपना पॉइंट जो है वो वैलिडेट किया।
अब अगर नीचे बात करें तो मैंने उसको फिर थोड़ा सा इस चीज़ को करने के लिए जो रियलिटी भी है कि वुमेन अब जब काम करती हैं तो उनको मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस भी तो देखने पड़ते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। तो सबसे पहला चैलेंज क्या है कि दे आर कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्टिव एंटाइटी। वुमेन को जो है ना लिमिट करके रखा जाता है फिर भी घरों के अंदर, और उनको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। जब वुमेन को ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा तो यकीनन उनकी पार्टिसिपेशन, आल्दो वो पार्टिसिपेट तो कर रही हैं, बट एक जो सोसाइटी की एक सोशल थिंकिंग है ना कि ऑब्जेक्टिविटी वाली, तो ये उनको आगे प्रोग्रेस करने से रोकती है। जस्ट अच्छा जी। इसके बाद अगर हम सेकंड चीज देखें तो हम देखते हैं कि गिलास सीलिंग का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी में। अब गिलास सीलिंग का कॉन्सेप्ट ये चीज है, गिलास सीलिंग इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कि इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो जो टॉप पोजीशंस होती है ना वहाँ पे वुमेन को नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, वहाँ पे मोस्टली मेल्स यूज होते हैं और उनकी एक लॉबिंग होती है। और ये चीज थ्रू रिसर्च प्रूव्ड है कि टॉप पोजीशंस पे जाने के लिए इकोनॉमी में जो है वुमेन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये एक चैलेंज है जब हम बात करते हैं कि वुमेन की एक्टिव पार्टिसिपेशन डिफरेंट फील्ड में है, बट उस पार्टिसिपेशन में एक ये क्लास सीलिंग बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा इनफॉर्मल बैरियर्स भी हैं, वुमेन को डिफरेंट फील्ड्स में इनफॉर्मल बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि आप पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में कोटा भी दे दिया गया, वुमेन पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, प्रूव भी अपनी वक्त कर रही हैं, बट एक चीज जो देखी जाती है कि वुमेन को जब वो निकलती हैं तो बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइपिंग, सेक्स स्टीरियोटाइपिंग का उनको देखनी पड़ती है। यानी कि उनको यही नारे सुनने पड़ते हैं कि ये औरत इस काम में क्यों आ गई, ये तो औरत का काम नहीं था, ये तो मर्दों का काम था। ठीक है, तो ये स्टीरियोटाइप सोसाइटी में है, ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, और इन स्टीरियोटाइप को खत्म करके हम जो ट्रू पोटेंशियल है वुमेन का उसको अचीव कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं जब मैं ये ऐसे लिख रहा था तो मुझे ये चीज समझ आ रही थी कि एग्जामिनर ने ये ऐसे क्यों दिया है। तो उसकी वजह यही थी कि अगर पाकिस्तान में भी देखें तो 50% वुमेन है। तो अगर वो पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे इकोनॉमी में या मुल्क में तो यकीनन सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आएंगी, डिफरेंट जो स्फीयर्स ऑफ लाइफ हैं। तो इसलिए इनको प्रूफ करना जरूरी था, बट रियलिटी को बताना भी जरूरी था कि ये जो चैलेंजेस हैं ये भी इनको फेस करने पड़ते हैं। इसके बाद हमने क्या किया कि हमने रिकमेंडेशंस बता दी। जब भी आप चैलेंजेस बताएंगे तो रिकमेंडेशंस बताएंगे। ठीक है, तो एक अच्छी सी हेडिंग बनाई कि रिकमेंडेशंस टू कन्वर्ट दीज चैलेंजेस इनटू अचीवमेंट टू इंश्योर ट्रू आउटपुट ऑफ गवर्नमेंट सोसाइटी। तो क्या रिकमेंडेशंस हैं ताकि ये जो चैलेंज है इनको अचीवमेंट में चेंज किया जाए, ताकि ट्रू आउटपुट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। अब आपकी जो हेडिंग है ना वो सेल्फ स्पीकिंग होनी चाहिए। अगर आप इस तरह की हेडिंग बनाएंगे जिसमें हर चीज़ क्लियर है तो एग्जामिनर को ये बड़ी चीज़ें अपील करती हैं। अब उसमें रिकमेंडेशन वही रिकमेंडेशन है जो हर कोई देता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग की जाए वुमेन की, और प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रॉपर्ली प्रोवाइड। फिर इसमें मैंने डिटेल्स बता दी कि कैसे बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो जो है प्राइमरी स्कूल्स में, मिडिल स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में गर्ल्स ज़्यादा हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में गर्ल्स की रेशो बहुत कम है। उसकी वजह यही है कि जो फैमिलीज़ हैं वो गर्ल्स की जो एजुकेशन है उस पर स्पेंड नहीं करना चाहती। दूसरा क्या है कि सोसाइटल बोटलनेक्स जो हैं उनको रिमूव किया जाए जो कि वुमेन को एक्सेल करने से रोकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स लाए जाएं। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स उन सेक्टर्स में लाए जाएं जिन सेक्टर्स में वुमेन जो है वो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। यानी कि आपने एक कोटा तो बना दिया कि वुमेन पॉलिटिक्स में आएंगी, बट जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस उनको देखने पड़ते हैं कि भाई ये स्टीरियोटाइपिंग या नारेबाजी या उनको उनको फेल क्रिएचर कहना, उनको नासर कहना, उनको कहना ये आपकी डोमेन नहीं है। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि ट्रू लेटर स्पिरिट में जो हम पॉलिसीज बना रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। देखें, जब इस तरह आप बात करेंगे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स और आपका ऐसे कहीं भी बोरिंग नहीं लगेगा तो वो आउटलाइन से ही डिसाइड कर लेगा कि उसने आप कैसे पे पास करना है। ये एक चीज़ें होती हैं बुनियादी आउटलाइन में। ठीक है, जिनका हमने ख्याल करना होता है, रेलिवेंट, ऑर्गेनाइज, नॉलेजेबल रह के हमने जो है अपने ऐसे को लिखना होता है ताकि मैक्सिमम हमारे मार्क्स आ सके।
कहीं भी इरेलीवेंट नहीं जाना, ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं करनी। अब इसमें आप देखें कि पोलिटिकली वुमेन हैज की बजाय अगर इधर में वुमेन हैव प्रूव्ड आना था तो वुमेन हैज प्रूव्ड लिख देता, तो वहीं पे उसने इसको एक बहुत बड़ा ब्लंडर करना था, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर प्लूरल फॉर्म प्लूरल नाउन यूज कर रहे हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, अगर आप सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। तो ये चीजें देखने की जरूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन, ये सारी चीजें जब आप सही लिखते हैं और रेलिवेंट रहते हैं तो आप कैसे पास हो जाते हैं। तो ये हमने एक आउटलाइन अपनी कर ली, जिसमें हमने देखा कि आउटलाइन की बुनियादी चीज़ें क्या होती हैं। हमने एक इंट्रोडक्शन के साथ अपनी एक समरी देनी होती है, फिर हमने अपने जो भी हम बात कर रहे हैं उसको अपने स्टांस के साथ प्रूव करना होता है। किसी भी स्टांस लेते वक्त हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हमें उसमें कुछ फैक्टर्स बुनियादी होते हैं जिन पे काम करने की जरूरत होती है, बात करने की जरूरत होती है। उसमें सबसे पहला सोशल फैक्टर हो सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब अगर कोई भी ऐसे आ जाए तो आप उसको इस इन फैक्टर्स के ऊपर रख के लिख सकते हैं। ये जो जितनी भी चीजें मैंने लिखी थी, कोई भी क्रैम नॉलेज नहीं था, ये मेरा एक बैकग्राउंड नॉलेज था। इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे गई है। बेनजीर भुट्टो का सबको पता है, अरफा तरीन का सबको पता है, मरियम मुख्तार का सबको पता है, स्पोर्ट्स में वुमेन जो रोल प्ले करी सबको पता है। सिर्फ आपने वहां पे अपने ब्रेनस्टॉर्म करके रेलिवेंट रह के बात करनी है, तो वो चीजें जो हैं वो आपको पास कर देती हैं। अगर आप कहीं गाइड से रट्टा लगा के ऐसे लिखेंगे तो और चीजें जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करेंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ लोग कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखनी चाहिए आउटलाइन में, बट मेरा तो मानना यही कि उसमें आपको थीसिस स्टेटमेंट लिखनी चाहिए। अगर आप अपनी बात अगर आपको एक ऐसा टॉपिक मिल गया जिस पे आप समझते हैं कि मैं अपनी बात साबित कर सकता हूँ, तो थीसिस स्टेटमेंट ही आपके ऐसे को पास करने के लिए या आगे ले जाने के लिए काफी हद तक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर सकती है। बिकॉज थीसिस स्टेटमेंट एग्जामिनर को समझाती है कि आपने टॉपिक सही कंप्रीहेंड किया या नहीं। वजह से कि वो 20 पेजेस पढ़े, वो 2 लाइंस पढ़ के ये डिसाइड कर लेता है कि आप उसने आपका आगे ऐसे पढ़ना है या नहीं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है। अब जो जिन लोगों ने लेयर ज्वाइन किया उनके लिए देखें, टॉपिक था फ्रेलिटी इज नो मोर नेम ऑफ वुमेन। तो फ्रेलिटी मतलब जो बात की जाती थी पुराने दौर में कि वुमेन जो है वो फेल क्रिएचर्स हैं, वो अब ऐसा नहीं है। तो मैं आपको थीसिस में दोबारा बता देता हूँ। तो मैंने उस चीज को प्रूव किया, वहीं पे थीसिस स्टेटमेंट बनाई, कोई जटी रटाई नहीं थी कि वुमेन हैव आउटशाइन मैन इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ठीक है। ये जो फ्रेलिटीज नो मोर नेम ऑफ वुमेन था उसको थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिख दिया ना, सिर्फ वर्डिंग चेंज किया, मेन आइडिया वही है कि वुमेन जो है उन्होंने आउटशाइन कर दिया मैन को ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में, और उन्होंने इस चीज को प्रूव किया है। ये जो लाइन टॉपिक है कि फ्रेलिटीज नो मोर नेम ऑफ वुमेन। अब नीचे मैंने उस अपने स्टांस को, जो स्टांस मैंने पहली लाइन में ही ले लिया था, उस स्टांस को नीचे सारे आर्गुमेंट्स में मैंने प्रूव किया। मेरा हर आर्गुमेंट मेरे स्टांस को प्रूव कर रहा है। कोई आपका ऐसा आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए जो आपके स्टांस को निगेट करे। ऊपर आप और बात करें, नीचे आप और बात करें। अगर ऊपर आप कहें कि इन्होंने आउटशाइन कर दिया और नीचे जाके कहें कि नहीं जी, औरत को तो काम है घर में रहना या नौकरी ना करना या बच्चे पालना, तो वो कहेगा कि ऊपर आप और बात करें थे नीचे और बात करें। बिल्कुल रेलिवेंट रहना है, ऑर्गेनाइज रहना है, कम्युनिकेट अच्छा करना है, तो आप ऐसे जरूर पास होता है। फिर एक रियलिटीज चेक भी देना चाहिए, तो उसमें यह था कि मैंने बता दिया कि ये बात तो है बट स्टिल सर्टन चैलेंजेस वुमेन को हैं जो कि एड्रेस किए जा सकते हैं प्रोएक्टिव मेजर्स के साथ। और फिर हमने नीचे वो मेजर्स भी देख लिए और अपना स्टांस जो है वो प्रूव भी कर लिया और चैलेंज भी बता दिए। तो एक बहुत ही रेलेवेंस ऐसे बना के हमने लिख दिया। अच्छा जी अमीर हमजा, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। अ, वालेकुम सलाम। सर मेरा सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें जो बाज़ दफ़ा जो बताया जाता है कि जो थीसिस स्टेटमेंट होती है ना, उसमें एक सेंटेंस ही होता है, या तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो फिर उसमें थीसिस स्टेटमेंट में एक ही सेंटेंस लिखना चाहिए कि जिस तरह आपने अभी थीसिस स्टेटमेंट में 2 सेंटेंस लिखे हैं, तो एक ही होना चाहिए कि 2 हो सकते हैं? बिल्कुल इसमें ये बात नहीं है कि एक सेंटेंस होना चाहिए। आप
आपने अपना आइडिया कन्वे करना है। आप ये ना करें कि उसको आधे पेज पे ले जाएं। बट अगर आप यहाँ पे देखें, मैं अगर इसको एक सेंटेंस में ही मिक्स करने की कोशिश करता तो मेरा वो सेंटेंस ही खराब हो जाना था। तो 2 to 3 सेंटेंसेस में आप अपना आइडिया कन्वे कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसे में कि एक लाइन लिखनी है, 2 लाइन। जो लोग कहते हैं कि आउटलाइन एक पेज पे बनाए, मेरी आउटलाइन हमेशा 3 पेजेस पे, 3.25 पेजेस पे चली जाती है। तो इसका कोई इशू नहीं है। और मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ टीचर्स ने भी मेरा ऐसे पास किया, और CSS में इवन मेरा एग्जामिनर ने ऐसे पास किया। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कहें कि एक एक होगी सेंटेंसेस। आपने अपना आइडिया कन्वे करना है। हाँ, ज्यादा लेंथ नहीं करना, 2 to 3 सेंटेंसेस में अच्छा सा अपना आइडिया कन्वे करें, और शॉर्ट सेंटेंसेस रखें। जितना कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस के चक्कर में जाएंगे ना, आप अपना आइडिया कन्वे नहीं कर सकेंगे। सिंपल सेंटेंस रखें, शॉर्ट रखें, उसको कन्वे करें और नीचे उस टास्क को प्रूव करें। जी सर, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, ये एक हो गया ऐसे जो कि जेंडर के थीम पे था, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, जो हमेशा बल्कि अक्सर औकात एक्सपेक्टेड होता है कि हर पेपर में जेंडर से रेलेवेंट कोई ऐसे आएगा। अब इसको जेंडर को प्रिपेयर आपने करना होता है डिफरेंट डायमेंशन से, पास्ट पेपर से टॉपिक्स निकाल के। 5-6 टॉपिक अगर आप पास्ट पेपर से जेंडर रेलेवेंट निकाल लेंगे, उनको प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपकी 5 से 6 डायमेंशन प्रिपेयर हो जाएंगी। और जब 5 से 6 डायमेंशन प्रिपेयर हो जाएंगे, तो वो कहीं से भी उस जेंडर उस थीम में से ऐसे पूछ लेगा ना, तो आपका वो आप उसको लिख लेंगे इजीली। हमेशा आपने डाइवर्स तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, और वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज करके उसको लिख देना है। तो बाकी मैं अब आपको एक और अपना एक आउटलाइन क्लाइमेट चेंज की बता देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो हम देख लेंगे। अब ये जो मैं अब आपको शेयर करने लगा हूँ आउटलाइन, तो इसमें ये है कि ये एवेलुएटेड है। तो आप लोग देख भी सकते हैं, जो मेरी टीचर थी उन्होंने इसमें कैसे मुझे इसको एवेलुएट किया था, और क्या उन्होंने मुझे टिप्स दी थी, तो वो भी आप लोग साथ साथ देखते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं। आई होप कि आप लोगों को सही नज़र आ रही होगी स्क्रीन। अगर ना आ रही हो तो आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, ये टॉपिक है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ग्लोबल इनिशिएटिव्स। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, और उसको ग्लोबल इनिशिएटिव्स चाहिए। तो इसमें मैंने अपनी आउटलाइन बनाई। तो उसका सबसे पहले देखें, इंट्रोडक्शन आ जाएगा। थीसिस स्टेटमेंट मैंने लिखी कि क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ लिखा। तो मैम हमारी मेरी टीचर ने उसको बैठ के उन्होंने कहा इसको आप एज इट लीड्स टू लिख दें। तो क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी एज इट लीड्स टू फूड इनसिक्योरिटी, इकोनॉमिक अनसस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। A proactive, vigilant, and multifaceted approach based on global collaboration is required to battle this grave situation effectively. तो देखें मैंने क्या बात की। उसने पूछा कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ग्लोबल ग्लोबल इनिशिएटिव्स। तो पहले अपनी बात को मैंने प्रूफ किया कि हाँ जी, क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इन द फॉर्म ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। फिर मैंने एक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट पोर्शन इस बात का भी रखा कि प्रोएक्टिव, विजिलेंट और मल्टीफेस्टेड अप्रोच चाहिए आपको। ठीक है, अब उसको समझ लगी कि जो बात ये करने जा रहा है, इसमें ये मैं ये भी प्रूव करूंगा कि कैसे ये थ्रेट है, और एक कैसे अप्रोच अच्छी मल्टीफेस्टेड अप्रोच या प्रोएक्टिव अप्रोच हमें चाहिए। और वो अप्रोच जो है वो बेस्ड करे ग्लोबल कोलैबोरेशन पे। अब ये ग्लोबल कोलैबोरेशन का वर्ड इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं कि उसने पूछा था कि ग्लोबल इनिशिएटिव, वो बार बार ग्लोबल
इस वर्ड को ऐड करना चाह रहा था। तो हमने भी अपनी आउटलाइन में इस पॉइंट को ऐड किया कि हाँ जी, ये सारी चीजें हैं, ग्लोबल इशू है और इसका ग्लोबल सोल्यूशन हमें चाहिए। तो हम देखते हैं कि कैसे ये है। अब मैंने लिखा कि क्लाइमेट एपोक्लिप्स अ थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी। आई थिंक मूव नहीं कर रही स्लाइड। मैं इसको दोबारा प्रेजेंट करता हूँ। ये आप लोगों के पास मूव कर रही है? एम आई ऑडिबल? जस्ट बस मैं इसको दोबारा शेयर कर रहा हूँ, आप लोग 1 मिनट साथ रहिए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसको प्रेजेंट करने में। तो बट आप लोग, मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ, अगर आप लोग कहते हैं तो वहाँ से हम लोग आप लोग ओपन कर सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। तो अगर आप कहते हैं फ्यू पीपल आर इंटरेस्टिंग, तो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से अपने मोबाइल पे ओपन कर लें और हम इसको पढ़ लें। यहाँ मेरे पास स्क्रीन स्क्रीन जो है मूव नहीं कर रही, कोई इशू है इस वजह से। बट अगर आप लोगों के तो मैं शेयर कर देता हूँ। इंशाल्लाह 15 मिनट में हम इस ऐसे को कवर कर लेंगे। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, आप लोग ओपन कर लें, तो हम लोग इसको जो है वहाँ से कवर कर लेते हैं। जब आप लोग ओपन कर लें तो मुझे बता दें, मैं इसको जल्दी जल्दी आप लोगों को कवर करवा देता हूँ। बस इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे आउटलाइन रेलेवेंट आपने लिखनी है। जब आपके पास नॉलेज भी हो, कंटेंट भी हो, सारी चीज़ें मौजूद हों, तो आपने एक अच्छा ऐसे कैसे करना।
आई होप कि आप लोगों ने इसको ओपन कर लिया होगा। तो हाँ जी, मैं वो भी शेयर कर दूँगा। तो इसको हम थीसिस स्टेटमेंट पे हम थे। आई थिंक आप लोगों ने इसको ओपन कर लिया होगा। तो हम लोग थीसिस स्टेटमेंट जल्दी से देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्लोबल थ्रेट है ह्यूमैनिटी को, क्योंकि लीड एज इट लीड्स टू फूड इनसिक्योरिटी, इकोनॉमिक अनसस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एक प्रोएक्टिव, विजिलेंट और मल्टीफेस्टेड अप्रोच चाहिए ग्लोबल कोलैबोरेशन पे बेस करके, ताकि सिचुएशन को इफेक्टिवली बैटल किया जा सके। अब एक ओवरव्यू, हमेशा एक पैराग्राफ ओवरव्यू को आप दे सकते हैं। तो उसमें मैंने लिखा कि क्लाइमेट एपोकलिप्स अ थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी। कैसे क्लाइमेट चेंज जो है ये एक थ्रेट है सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी में। तो अब वहां पे मुझे ये रिकमेंडेशन मिली थी कि इट वुड बी बेटर इफ यू ऐड अ सब पॉइंट सो एग्जामिनर नोज व्हाट यू वुड बी गोइंग टू डिस्कस। तो अगर आप इसमें एक पॉइंट ऐड कर देते हैं तो आप लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि कैसे, एग्जामिनर को ये आइडिया हो जाता है कि आप क्या चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। बट वो चीज़ें मैंने आगे पैराग्राफ में भी ऐड कर दी थी, तो एग्जामिनर को आइडिया हो गया कि मैं कैसे अपनी इस बात को प्रूव कर रहा हूँ। अब मैंने इस पॉइंट पे तीसरी मेरा हेडर था जो कि बिल्कुल रिलेट करता है टॉपिक के साथ, कि व्हाई ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ग्लोबल इनिशिएटिव। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है उसको ग्लोबल इनिशिएटिव्स चाहिए। ठीक है, अब वो टॉपिक है ना कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ग्लोबल इनिशिएटिव। कोई भी ऐसे लिखने के लिए आपको तीन बातों का जवाब देना होता है, व्हाई, हाउ और उसके बाद व्हेन। ठीक है, या व्हाई, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो व्हाई का आंसर आपको देना जरूरी है और हाउ का आंसर देना जरूरी है। व्हेन जो है वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, कि अगर उसने कोई हिस्टोरिकल जिस तरह की चीजें पूछी हैं या कुछ। तो हमने कहा कि व्हाई ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ग्लोबल इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज जो है वो पॉवर्टी इसकी वजह से हो रही है और इकोनॉमिक अनसस्टेनेबिलिटी ग्लोबली आ रही है। तो मैंने वर्ल्ड बैंक आफ्टर शॉक्स रिपोर्ट्स, उसके रिपोर्ट को केस स्टडी में ऐड किया कि मैं अपने पैराग्राफ में ये बात बताऊंगा कि जो मैंने ऊपर बात की है कि पॉवर्टी और इकोनॉमिक अनसस्टेनेबिलिटी हो रही है, वो कोई ऐसी बात नहीं की। ये एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और वर्ल्ड बैंक की 2018 की रिपोर्ट्स जो थी उसको मैंने अपने पैराग्राफ में अटैच कर दिया। अब आप लोग अगर एक चीज यहाँ पे छोटी सी टिप मेरी देखें, मेरे से सुने, तो ये होगा अगर आप इसको पूरी वो रिपोर्ट लिखने बैठ जाते हैं ना, तो उसमें क्या होना था कि एग्जामिनर ने कहना था कि ये तो आपने एक रिसर्च रिपोर्ट बना दी है, मैंने सिर्फ उसका हवाला दे दिया। उसको समझ लगे कि मैं बात आगे करूंगा, लेकिन जो पॉइंट है वो मैंने उसको समझा दिया कि मैंने जो अपनी बात की है मैंने प्रॉपर एक वर्ल्ड बैंक के रेफरेंस से की है। अगली मैंने बात की कि क्लाइमेट चेंज जो है वो फूड इनसिक्योरिटी को ग्लोबली राइज कर रहा है। तो बिल्कुल आप देखें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे कैसे जो है वो फूड इनसिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे हैं। तो इसमें भी मैंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ऐड की। ठीक, तो तीसरे नंबर पे मैंने बात की कि क्लाइमेट चेंज ने जो है ना टूरिज्म को वोबल्ड कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से टूरिज्म जो है वो किस हद तक मुतासर हो चुका है। हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे अब सर्दियों और गर्मियों के महीनों में बहुत ज़्यादा टूरिज्म होती थी, बट फ्लैश फ्लड्स की वजह से, लैंड स्लाइडिंग्स की वजह से, इन प्रॉब्लम और आए रोज हादसा की वजह से क्या होता है कि लोग, टूरिस्ट जो हैं वो नहीं वहाँ जाते। और ओवरऑल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस अपनी पूरी बात को मैं आगे अपने पैराग्राफ में साबित भी करूंगा, प्रूफ भी करूंगा। चौथा मैंने पॉइंट दिया कि ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, पोलर आइस और आइस शीट्स मेल्ट कर रही हैं, तो ये भी जो है एक क्लाइमेट चेंज की ग्लोबल इम्प्लीकेशन है। पांचवा कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज आल्सो वन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट। बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसका लॉस होना जो है ये भी बताता है कि क्लाइमेट चेंज जो है ये थ्रेटन है। नीचे मैंने केस पॉइंट दे दिया कि कैसे राइजिंग टेम्परेचर जो है वो मेरीन इकोसिस्टम को अफेक्ट करें। तो देखिए सिर्फ 5 पैराग्राफ में मैंने ये बात पहले बताई कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है उसको ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्यों चाहिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज और सिंपल आइडियाज के साथ। अब उसने जो बात की कि ग्लोबल इनिशिएटिव्स चाहिए, तो उससे पहले मैंने एक स्टेप्स जो कुछ ले लिए गए हैं उनका जिक्र कर दिया कि स्टेप्स टेकन टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। तो पाकिस्तान के जो उस वक्त की एफर्ट्स हो रही थी उसका मैंने जिक्र किया, ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम चल रहा था, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी हमने किया। अब ये सारी चीजें मैंने एक पैराग्राफ में उसको बता दी कि जो स्टेप्स लिए गए हैं। अब ग्लोबल लेवल पे जो स्टेप्स लिए गए हैं वो मैंने उनको बता दी गई। हमने क्योटो प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करता है, यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एग्जिस्ट करता है, पेरिस एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीजें भी क्लाइमेट चेंज के लिए की गई और हर साल आप देखेंगे देखते हैं कि कॉप
28 COP 29 ये जो होता है हर साल, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, ठीक है। तो COP 30, COP 31, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये किस लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। अब ये सब तो हो रहा है, बट स्टेप्स जो लेने की ज़रूरत है हमने वो डिस्कस करने हैं। तो स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू curtail क्लाइमेट चेंज। तो इसमें अब इसको मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दो तरह का लिया, शॉर्ट टर्म मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स। शॉर्ट टर्म मेजर्स में हमने कहा कि फॉरेस्ट प्लानिंग करनी चाहिए। क्या हो कि ग्लोबल क्लाइमेट कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम हो, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी तो अल्टीमेटली हमारा जो है फॉरेस्टेशन की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है। और फॉरेस्टेशन इतना जरूरी है कि इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक भी आया था कि अर्जेंसी ऑफ फॉरेस्टेशन, इस तरह का करके CSS में रिसेंट ईयर्स में। अब इसके अलावा हमें शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, एयर प्योरीफायर्स लगा सकते हैं ताकि एयर पोल्यूशन का मसला हल हो सके। तीसरे नंबर पे हम जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो जा रहे हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हम नेचर को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात करें तो हम देखते हैं कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होगा। अब पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, हर जगह नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल शिफ्ट की बातें हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एजेंडा ये है पूरी दुनिया में। तो जब आप इस चीज़ की बात करेंगे, रिसर्च और रिपोर्ट्स कोट करेंगे, तो आपका जो आर्गूमेंट है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा। इसके अलावा क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किया जाए ताकि क्लाइमेट रिजिलियंस ग्लोबली अचीव किया जा सके। इसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल शेयरिंग ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का बहुत बड़ा डिफरेंस है। ग्लोबल साउथ जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं हम लोग। ग्लोबल नॉर्थ जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आ गया। तो ग्लोबल नॉर्थ को चाहिए कि एक टेक्नोलॉजी का शिफ्ट हो नॉर्थ से साउथ, ताकि साउथ, ग्लोबल साउथ जो कि क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। ग्लोबल साउथ हम अपने इलाके को कहते हैं, मतलब अपने रीजन को कहते हैं, जो साउथ एशिया का रीजन है या ईस्ट एशिया का रीजन है या अफ्रीका का रीजन है, ठीक है। तो इनकी तरफ, इनकी हालांकि क्लाइमेट चेंज में रोल एमिशन में कम है, बट इफेक्टेड ये लोग ज़्यादा हैं। तो इस तरह हमने कह दिया। इसके अलावा क्लाइमेट फाइनेंसिंग के जो गैप्स हैं, कि वादे तो किए जाते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस किया जाएगा मुल्कों को, बट नहीं किया जाता, तो उसको जो है वो फाइनेंस करने की ज़रूरत है। तो ये हमने सारी बातें डिस्कस कर ली। हमने देखें 4 लॉन्ग टर्म मेजर्स और 4 शॉर्ट टर्म मेजर्स के साथ 8 पॉइंट्स हमने सॉलिड दे दिए, और ऊपर 5 पॉइंट्स में हमने प्रूव कर दिया कि कैसे जो है। अब एक इंट्रोडक्शन में आपका साथ शेयर कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन जो है ना, ये आपका एक बहुत ही, समझ लेंगे जब आउटलाइन के बाद इंट्रो का अच्छा आप स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो भी एग्जामिनर को बहुत इम्प्रेस करता है। तो इसमें मैंने एक बड़ा ही डायरेक्ट से स्टार्ट लेने की कोशिश की कि अब आप इसको देखेंगे मैं कैसे सेंटेंस को क्लाइमेट चेंज से लिंक करता हूँ। द साइट ऑफ अ बियर wandering in the Atlantic Ocean in search of an iceberg. A woman in Sahara Desert collecting water to keep her family hydrated amidst scorching summer. And a poor South Asian agriculture worker caught in throat of drought or flooding serve as unequivocal evidence to the ongoing climate crisis in the world. अब ये एक ऐसा स्टार्ट लिया कि उसमें सारे प्रॉब्लम्स ही बता दिए, और जो एग्जामिनर ने टॉपिक की बात की थी उसको भी कह दिया कि जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब क्या होता था कि अटलांटिक ओशंस में आइसबर्ग्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको लिंक कर दिया कि अटलांटिक ओशन में कोई बियर है, द साइट ऑफ अ बियर वॉन्डरिंग द अटलांटिक ओशन इन सर्च ऑफ एन आइसबर्ग, ठीक है। वुमेन सहारा डेजर्ट में, वुमेन जो हैं, अब देखें ये, अब आप इस तरह की बात करते हैं ना कि वुमेन इन सहारा डेजर्ट, तो वो ये जो लिटरेचर के एग्जामिनर होते हैं, जो आपके ऐसे एग्जामिनर, उसको बड़ी चीज़ें अपील करती हैं कि देखें इसने बड़ी ही एक अच्छी बात की है। देखें वुमेन ऑलरेडी हमारी अंडर प्रिविलेज होती हैं, तो वो जब आप उनका जिक्र करते हैं तो वो उस चीज़ को एक पॉजिटिव पॉइंट देता है कि हाँ इसने इस चीज़ का जिक्र किया जो बाकी एक इशू है। तो आप क्या, आप यहाँ पे मैं वैसे भी सोचा कि अ पर्सन इन सारा डेजर्ट, बट मैंने लिखा कि अ वुमन इन सारा डेजर्ट कलेक्टिंग वाटर टू कीप आवर फैमिली हाइड्रेटेड अमिड्स्ट स्corching समर, स्corching समर में जाके करेंगे। इसके अलावा एक पुअर साउथ एशियन एग्रीकल्चर वर्कर जो कि पहले ही गरीब है, बट अब उसको क्या हो रहा है, या तो ड्रॉट या फ्लडिंग देखनी पड़ती है हर साल, और उस वजह से फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे एविडेंस इस चीज़ को साबित करते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है बहुत बड़ा क्राइसिस है, ठीक है। फिर नीचे मैंने वो सारी बातें कर दी जो ऊपर हमने आउटलाइन में पॉइंट्स बताए थे कि कैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक। अब नीचे वही बात की क्लाइमेट चेंज और पॉवर्टी को एयर कार इकोनॉमिक अनसस्टेनेबल टूरिज्म, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है।
और आखिर पे बात कर दी कि स्टेक होल्डर्स को फोकस करने की ज़रूरत है कि वो एक ऐसे स्टेप्स लें, ठीक है, या जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हमारे इस प्लानट के लिए फ़ायदा मंद हो सके, ठीक है। अब ये यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो एंड हो गया, ठीक है। तो ये बड़ी क्रिटिकल एवेल्यूएशन मेरी हुई थी, हालांकि इस ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था, बट उस वक्त ऐसे का वो लेवल हो गया था कि मजीद इंप्रूवमेंट्स, जितनी इंप्रूवमेंट्स की जाए तो उसकी थोड़ी सी क्रिटिकल एवेल्यूएशन मेरे टीचर की तरफ से की गई थी, बट ओवरऑल ये एक मेरी तरफ से एक अच्छा अटैम्प्ट था। तो हमने इसको देख लिया। फिर एंड पे जो थीसिस स्टेटमेंट थी वो मैंने उसको दोबारा ऐड कर दिया कि देयरफॉर इट कैन बी इम्प्लाइड दैट विदाउट एंड ऑफ दैट अ विजिलेंट प्रोएक्टिव एंड मल्टीफेस्टेड अप्रोच बेस्ड ऑन ग्लोबल कोलैबोरेशन कैन हेल्प इम्यूनिटी टू बेटर दिस सिचुएशन इफेक्टिवली। अब इंट्रो में भी वही सारी बातें बता दी, सारा जो बात करनी है पूरी की पूरी पूरे 20 पेजेस पे, वो पहले 3 पेजेस में आउटलाइन में भी बताई, इंट्रो में भी बताई, ताकि आगे उसको पढ़ने में आसानी हो। बस फिर वो पहला पैराग्राफ बताया कि कैसे ये थ्रेट टू ह्यूमैनिटी है। फिर आप देख सकते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में उसके इफेक्ट्स बताए। तो ये चीज़ें, अब अगर हम एक पैराग्राफ देखें तो मैं आपको पैराग्राफिंग का तरीका बता देता हूँ कि सबसे पहले एक पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस आप जब लिखते हैं तो उसका ये होता है कि वो आपको बताता है आप एग्जामिनर को कि आप आगे पूरे पैराग्राफ में क्या बात करेंगे। पैराग्राफ को इटसेल्फ एक मिनी ऐसे कहा जाता है, यानी कि पैराग्राफ भी आपने वैसे लेके जाना जब जैसे आप पूरा ऐसे लेके चलते हैं। तो मैंने कहा कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्व्ड इन टर्म्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड। अब इस पैराग्राफ में मैं फूड इनसिक्योरिटी के अलावा और कोई बात नहीं करूंगा, मेरी जो भी बात होगी वो फूड इनसिक्योरिटी से ही रेलेवेंट होगी, ठीक है। तो फिर मैंने ये बता दिया कि कैसे क्रॉप्स को इफेक्ट कर रहा है। बार बार हर आर्गुमेंट में मैं इसी चीज़ को प्रूव करूंगा कि क्लाइमेट चेंज है, फूड इनसिक्योरिटी। इसमें मैं पॉवर्टी की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्यों कि वन पैराग्राफ वन आइडिया, ठीक है। हर पैराग्राफ में एक आइडिया दूंगा और उसको चीज़ों को लिंक करता जाऊंगा मजीद पैराग्राफ्स वापस में, ठीक है। तो इसमें फूड इनसिक्योरिटी, फिर फूड इनसिक्योरिटी के लिए मैंने वर्ल्ड बैंक की वो रिपोर्ट ऐड कर दी कि 135 मिलियन पीपल वुड बी सफरिंग फ्रॉम फूड। अब 2017 में और 2022 में ये नंबर जो है 345 मिलियन तक इंक्रीज हो चुका है। इसमें एक बहुत ज्यादा रोल जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का है। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से और सम अदर इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है। तो इट इज रिपोर्टेड दैट वर्ल्ड नीड्स 60% मोर फूड बाय 2050 to feed its population, but its agricultural sector is ill-equipped to provide the required resources due to extreme and erratic climate patterns. अब फिर मैं वही बात करूँ कि रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया को 60% ज़्यादा फूड चाहिए 2050 तक, जो अब हमारे पास हमारी फूड की कैपेसिटी है उससे 60% ज़्यादा फूड चाहिए। बट हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा इल इक्विप्ड है टू प्रोवाइड ऑल दिस। और फिर इसी तरह हर पैराग्राफ में हम लोग अपने पॉइंट्स को बताते जाएंगे, अपने आइडिया को कन्वे करते जाएंगे और एंड पे जाके हम उसको कंक्लूड कर देंगे। तो ये हमारा आज का सारा जो था वो सेशन था। इसमें हमने कोशिश की चीज़ों को कवर करने की, कैसे एक अच्छी आउटलाइन, एक अच्छा इंट्रोडक्शन, एक अच्छा पैराग्राफ बनता है। तो आई होप कि आप लोगों को फायदा हुआ होगा। आप अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। जी उस्मान। हाँ अली ताइब, इसमें जो ऑप्टिमम लेंथ एक पैराग्राफ की होती है वो 3/4 ऑफ अ पेज। उसमें आपका एक टॉपिक सेंटेंस होगा, एक या दो आप एग्जांपल्स या रेलेवेंट आइडियाज कोट कर सकते हैं, और बाकी आपने अपने आर्गुमेंट को स्कोर करना होता है या प्रूव करना होता है। कौन रोटी खा तुम्हें? बस कौन है, बस कौन है। एभी नहीं दिल लगी। वो कौन है बस बनाना है क्लास। जी
अच्छा जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? इज द आउटलाइन डिफरेंट फ्रॉम इंट्रोडक्शन लाइक इन बीए आउटलाइन? बिल्कुल शाहराम, इसमें अगर आप हैं तो ये है कि ये आउटलाइन जो है वो डिफरेंट नहीं होती, ये पैराफ्रेजिंग ही होती है, आपके जो पहले हवा में लिखे होते हैं। चलेंगे, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।